गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग बात करते हैं भारत में सांप्रदायिकता के विकास के बारे में कि आधुनिक भारत में सांप्रदायिकता का विकास कब से माना जाता है। जब हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास की बारे में बात करते हैं तो एक टर्निंग पॉइंट आपका आता है 1857 में। 1857 का जो क्रांति था, जो विद्रोह था, अंग्रेज़ों ने किसी तरह से उसे दबा दिया। लेकिन अंग्रेज़ों ने जो इसे दबाया हुआ था वो किसी तरह ही दबाया हुआ था। यदि कुछ पक्ष जो हमारे उस समय नकारात्मक थे, वो पक्ष यदि सकारात्मक हो गए होते तो नो डाउट भारत आपका 1947 के बजाय 1857 में ही आज़ादी प्राप्त कर लिया होता। न भी आज़ादी प्राप्त कर लिया होता तो कम से कम अंग्रेज़ों का वर्चस्व यहाँ से समाप्त हो गया होता। खैर जो भी हो, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद पहली बार अंग्रेज़ों के दिमाग में यह बात आई, यदि ऐसा ही कोई क्रांति, ऐसा ही कोई विद्रोह फिर दोबारा भारत में हो जाए तो हो सकता है हमको यहाँ से हमेशा के लिए जाना पड़े। इस तरह का क्रांति, इस तरह का विद्रोह भारत में दोबारा ना हो, इसके लिए इन्होंने बहुत सारे प्रयत्न करने शुरू कर दिए। उसी में से एक प्रयत्न यह था कि हिंदू और मुसलमानों के बीच की जो दूरी है उस दूरी को बढ़ाना। इनका मानना था कि 1857 की क्रांति में हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ भाग लिया था और यदि हम इनकी एकता को तोड़ देते हैं तो आने वाले टाइम में यदि कोई आंदोलन या विद्रोह होगा तो इसमें कहीं न कहीं यह एक साथ भाग नहीं ले पाएंगे, आंदोलन कमज़ोर हो जाएगा। 1857-58 के बाद लगातार इनके दिमाग में बातें चल रही थी और संभवतः 1875 के आसपास विलियम हंटर ने किताब लिखी। किताब का नाम था इंडियन मुस्लिम, भारतीय मुसलमान, और इसमें विलियम हंटर ने अंग्रेज़ों को राय दिया कि यदि आप हिंदू और मुसलमानों को अलग कर देते हैं तो यदि आगे चलकर ऐसा कोई विद्रोह होता है तो विद्रोह 1857 जैसा मजबूत नहीं हो पाएगा। कहीं न कहीं जो उस समय अंग्रेज़ शासक वर्ग थे उनको ये बात अब अच्छे से समझ में आने लगी और इसी के बाद इन्होंने क्या किया कि हिंदुओं को मुसलमानों से या मुसलमानों को हिंदुओं से अलग करने की नीति पर काम करना शुरू कर दिया। और इसके लिए जो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि जब हम बात करते हैं 1880 के आसपास के बारे में, तो उस समय मुसलमानों के एक बहुत बड़े व्यक्तित्व उभर कर सामने आए हुए थे जिनका नाम था सर सैयद अहमद ख़ान। जब हम लोग बात करते हैं सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में तो बहुत ही बड़े विद्वान इंसान थे। लगातार ये हिंदू और मुसलमानों की एकता की बात किया करते थे और इनके मन में कहीं पर भी हिंदुओं के प्रति कोई घृणा की भावना बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अंग्रेज़ लगातार इनसे मिलते रहे और इनके मन में हिंदुओं के खिलाफ लगातार विष भरते रहे और फाइनली कुछ टाइम के बाद अंग्रेज़ों ने जब इनका पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया तब यह हिंदुओं के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए। और आगे चलकर जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है तो इन्होंने बताया कि जो कांग्रेस है वो हिंदूवादी पार्टी है और फाइनली इन्होंने क्या किया कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी बोलना शुरू कर दिया। लेकिन महत्वपूर्ण बात आपका है, देश इतना बड़ा, हिंदू और मुसलमानों की आबादी इतनी ज़्यादा, सिर्फ एक व्यक्ति के प्रयास से अंग्रेज़ों को मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही थी और इसके कुछ समय बाद ही क्या होता है कि सर सैयद अहमद ख़ान की मृत्यु हो जाती है। और जब सर सैयद अहमद ख़ान की मृत्यु हो जाती है तो अंग्रेज़ों का जो सपना था हिंदू और मुसलमानों को बांटना, वो कहीं न कहीं पूरी तरह से साकार नहीं हो पाया। 1885 में जिस कांग्रेस पार्टी की स्थापना अंग्रेज़ों के द्वारा कराई गई, उसका जो दशा दिशा था वो बहुत तेज़ी से परिवर्तित होता जा रहा था। 1885 के बाद 90, 95, सन 1900 आया। 1905 के आसपास अंग्रेज़ों के दिमाग में एक प्लान बना कि यदि हमें भारत में मुसलमानों को हिंदुओं से दूरी बनाना है, उनसे अलग करना है, तो सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के कार्य करने से संभव नहीं है। हमें इसके लिए एक संस्था का विकास करना होगा, संस्था बनाना होगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 1885 में जिस कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस कांग्रेस का जो आपका प्रसार था पूरे इंडिया में, वो बहुत ही व्यापक रूप से फैल रहा था और अंग्रेज़ों की इसकी ताकत का एहसास हो चुका था। और यही वजह है कि अंग्रेज़ों ने सन 1906 में बहुत सारे मुसलमानों को बुलाकर उनको समझाया और एक मुस्लिम लीग जैसी संस्था की स्थापना की। और जब उन्होंने मुस्लिम लीग जैसी संस्था की स्थापना कराया तो उस संस्था की स्थापना के बाद
फिर धीरे धीरे क्या किया उन्होंने, वही कार्य करना शुरू कर दिया जो 1885 में स्थापित कांग्रेस के द्वारा लगातार किया जा रहा था। अंग्रेज़ों को इस बात पे पूरा विश्वास था कि इस बार हिंदू और मुसलमानों की जो आपका कटुता था, कहीं न कहीं उसमें बढ़ोतरी होगी। और इसी सिलसिले में सन 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार आया हुआ था, उस 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में अंग्रेज़ों ने क्या किया कि पहली बार मुसलमानों से कहा कि आप हमसे पृथक निर्वाचन पद्धति की मांग करिए, सिस्टम की मांग करिए और हम उसको आपको दे देंगे। अंग्रेज़ों ने जैसा मुसलमानों से बोला, मुसलमानों ने वैसा किया और फाइनली आपका उनकी बातों को मान लिया गया और पहली बार 1909 के अधिनियम में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की बात की गई। 1909 के बाद 1910 का टाइम आया, 11 का टाइम आया। अब मुसलमानों को लगा कि अंग्रेज़ लगातार हमारा साथ दे रहे हैं और यदि हमारे वो इतने ही हितैषी हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि उनसे एक अलग राज्य या एक अलग देश की मांग करते हैं, जहां पूरे हिंदुस्तान के जितने भी मुस्लिम हैं सब लोग एक साथ रहेंगे, प्यार मोहब्बत से रहेंगे। जब उन्होंने अंग्रेज़ों से ऐसी बात की मांग किया, तब अंग्रेज़ों को इस बात का एहसास हुआ, यदि हम इन्हें एक अलग राज्य या एक अलग इन्हें देश दे देंगे तो फिर जो हमारा प्लान था हिंदू और मुसलमानों को बांटने का, वो प्लान पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएगा। और इस मांग के बाद अंग्रेज़ों ने समय का परिवर्तन कहिए या जो भी तत्कालीन परिस्थितियां थीं, इन्होंने मुसलमानों से दूरी बनाना शुरू कर दिया और कहीं न कहीं 1911 से लेकर 1915 के बीच में मुसलमानों को एहसास हुआ कि जो अंग्रेज़ यहाँ पर हैं, वो लगातार हमें यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों के बीच विभेद करने का कार्य कर रहे हैं। और इसके बाद से फिर क्या होता है कि एक तरफ जहां अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को साथ छोड़ दिया, दूसरी तरफ जो मुसलमान थे वो धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के करीब आते गए। और आप सबको पता है कि जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, पहली बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक मंच पे आते हैं। और आगे चलकर जब खिलाफत का मुद्दा जब आया था, तो महत्वपूर्ण बात यह है कि गांधी जी ने खिलाफत के मुद्दे को साथ दिया था, खिलाफत के मुद्दे में साथ दिया था। और उस समय गांधी जी का साथ देने का मतलब होता है कि कांग्रेस के द्वारा साथ देना। चूँकि कांग्रेस और गांधी जी ने खिलाफत के मुद्दे पर मुसलमानों का साथ दिया था, ऐसे कंडीशन में मुसलमानों ने भी क्या किया कि जब गांधी जी के द्वारा पूरे देश में पहली बार असहयोग आंदोलन चलाया गया, तो ऐसी दशा में उन मुसलमानों ने भी इनका सहयोग किया। और माना जाता है कि संभवतः ये अंतिम अवसर था जब हिंदू और मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ किसी राष्ट्रीय आंदोलन में एक साथ भाग लिया हो। इसके पहले की छोटी सी घटना आपका यह है कि असहयोग आंदोलन में कुछ ऐसे मामले हुए थे जिनको लेकर बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। उन त्यागपत्र देने वालों में या कांग्रेस से अलग होने वालों में एक नाम था जिन्ना साहब का। और महत्वपूर्ण बात आपका है कि जिन्ना साहब पहले कांग्रेस पार्टी में ही थे और क्या नाम है कि बहुत बड़े राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, लेकिन 1918-19 के बाद 20 के आसपास वो चले जाते हैं इंग्लैंड। और जब इंग्लैंड जब वो पहुंचते हैं, तो जो काम अंग्रेज़ों ने भारत में सर सैयद अहमद खां के साथ किया हुआ था, वही कार्य उन्होंने जिन्ना के साथ लंदन में करना शुरू कर दिया। और फाइनली जिन्ना का वनवास उन्होंने कर ही दिया। और जब 1929 में भारत में लाहौर अधिवेशन जब होता है, ठीक उसी समय जिन्ना भारत में लौटते हैं और जो आपका मोतीलाल नेहरू का जो नेहरू रिपोर्ट था, उसी के समानांतर इन्होंने अपनी 14 सूत्री मांग को रखा हुआ था। और कहीं न कहीं अंग्रेज इनको लगातार प्रमोट भी कर रहे थे। और फिर जिन्ना के आने के बाद अंग्रेज़ों ने कहीं न कहीं जिन्ना को इस बात के लिए कहा या इस बात से उनको उचित ठहराया कि भारत में जो स्थान गांधी जी का है, कहीं न कहीं भारत के मुसलमानों में वही स्थान जिन्ना आपका है। कहीं न कहीं जिन्ना को लगा कि हम गांधी जी की बराबरी कर सकते हैं। तो एक तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की धारा बह रही थी और दूसरी तरफ क्या होता है कि भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा पोषित जो मुस्लिम लीग था और जो जिन्ना साहब थे, ऐसे लोगों की एक विचारधारा चल रही थी और अंग्रेज़ लगातार उन दोनों के बीच में दूरी बढ़ाने का कार्य कर रहे थे। आगे चलकर इकबाल जैसे लोग भी आते हैं। वो भी लोग प्रारंभ में बहुत सारे राष्ट्रवादी लोग होते हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा, राष्ट्रवादी भावना के लोग होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आगे चलकर वो लोग भी मुस्लिम लीग, जिन्ना और अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा उनके विचार से
प्रभावित हो जाते हैं और आगे चलकर अंततः 1947 में देश का बंटवारा हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य वाली बात यह है कि जो काम 1947 से पहले भारत में अंग्रेज किया करते थे, हिंदू और मुसलमानों को बांटकर भारत पर लंबे समय तक शासन किया या शासन करना चाहते थे, आज वही काम हमारे नेता करना चाहते हैं या नेता कर रहे हैं। वो भी हमें धर्म के आधार पर बांटकर अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहते हैं। थैंक यू।